6 पर आगे। रुझानों में तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, टीवीके बनी नंबर 1 पार्टी, 234 में से 109 सीटों पर आगे। शाम 6:30 बजे पीएम मोदी जा सकते हैं बीजेपी मुख्यालय, कार्यकर्ताओं को कर सकते हैं संबोधित। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का संबोधन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और लगातार सियासत के संग्राम में बात हो रही है 5 राज्यों के रुझानों को लेकर के। असम से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जोरहाट से कांग्रेस के गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां जोरहाट से कांग्रेस के गौरव गोगोई चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं जोरहाट से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जोरहाट से कांग्रेस के गौरव गोगोई चुनाव हारे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान पुरजोर कवायद और उसके बाद लगातार जिस तरीके से चर्चाएं और इस सब के बाद आज नतीजों में कांग्रेस को हार मिली है। यहां से 5 राज्यों के लिए मतगणना लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रुझानों में बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बंगाल में 190 सीटों के पार भाजपा। रुझानों में टीएमसी 100 से नीचे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, असम में प्रचंड बहुमत से भाजपा, केरल में यूडीएफ को 91 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। और तमिलनाडु में टीवीके 109 सीटों पर आगे। तो रुझानों में बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं अब तस्वीरें भी साफ होती नजर आ रही है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। की जनता का, वहां के एक कार्यकर्ता का, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भरपूर जोर लगा करके प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण से भय हार गया, भरोसा जीत गया। और देश के माननीय गृह मंत्री जी, जिनकी कुशल रणनीति के कारण हम 2014 और 17 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय प्राप्त किए थे। और उन्हीं की कुशल रणनीति के कारण हम पश्चिम बंगाल में भी इस बार बहुत बड़ी विजय प्राप्त किए हैं। आसाम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हम पांडिचेरी में भी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तमिलनाडु और केरला में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदन में मौजूदगी दर्ज कराने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। और हमें पूरा विश्वास है अगली बार तमिलनाडु और केरल में भी कमल खिलेगा, तेलंगाना में फिर से कमल खिलेगा, कर्नाटक में कमल खिलेगा। जहां पर भी कमल नहीं वहां कमल खिलेगा। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक खुशी से झूम रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुशी से झूम रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी बहुत दीदी 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 रट लगाए रहते थे कि दीदी जीतेगी, बीजेपी हारेगी। लेकिन आज पश्चिम बंगाल का भी रिजल्ट आ गया है। श्री अखिलेश यादव जी, आपने आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली में किया, वहां कमल खिला। आपने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया, वहां भी कमल खिला। आपने पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का समर्थन किया, वहां भी कमल खिला। और 2027 में तीनों का जो हश्र हुआ है, आम आदमी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, टीएमसी का, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में यूपी के अंदर होगा। यहाँ कमल खिलेगा। तीसरी बार सुशासन देने वाली भाजपा सरकार यहाँ बनेगी। सर, विपक्ष ईवीएम और एसआईआर पर जो प्रक्रिया हुई है उसको कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। विपक्ष यह घड़ियाली आंसू बहाने का जरूर काम करेगा, क्योंकि अगर जीत जाए तो ईवीएम अच्छी है, चुनाव आयोग अच्छा है, एसआईआर अच्छा है। लेकिन अगर हार जाए तो उनमें सब में इनको दोष नजर आएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से चुनाव कराया। पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई 2 चरणों में चुनाव के बावजूद। पश्चिम बंगाल में आम आदमी भय से ग्रस्त था, घुसपैठियों का बोलबाला था, कट मनी वाले अपनी जो वहां पर आतंक मचा करके रखे हुए थे, वहां से उद्योग पलायन कर रहे थे। चारों तरफ आतंक का माहौल था। और आज जो खुशी मैं समझता हूं आजादी प्राप्ति के बाद मिली होगी, वैसे ही 40 साल में कहूंगा 25 साल कम्युनिस्टों का शासन
और 15 साल टीएमसी का शासन। और वहीं यूपी वन मंत्री अरुण सक्सेना ने इस बीच क्या कुछ कहा है, सुनिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो पश्चिम बंगाल की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने असंभव को संभव कर दिखाया। INDIA गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन इस वक्त एकदम साइलेंट मूड पर है। किस तरीके की रणनीति रही और किस तरीके का ये मैसेज है, ये समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी हमारे साथ में हैं। सर, समझना चाहूंगा किस तरीके की रणनीति रही। असंभव लग रहा था पश्चिम बंगाल जीतना और आप लोगों ने वो कर दिखाया कि पूर्ण बहुमत की सरकार। देखिए, मोदी जी द्वारा देश के लिए किए गए काम, देश की जनता के लिए किए गए कामों को जनता ने सराहना की है। अमित शाह जी की रणनीति, हमारे योगी जी की लोकप्रियता, मोदी योगी ने जिस काम किया वहाँ से कोई मुकाबला नहीं। सुनील बंसल जी जो वहाँ पे मेन रणनीतिकार रहे और जिन्होंने संगठन का काम संभाला, ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारी पार्टी इतने भारी बहुमत से जीती है बंगाल के अंदर, और ये बहुत अच्छी बात है, देश के लिए बहुत अच्छा है और देश के लिए बहुत ज़रूरी भी था। बंगाल में जिस तरह के हालात थे उसमें सरकार का बदला जाना देश हित में बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके की रणनीति रही, अभिषेक बनर्जी चैलेंज किए थे गृह मंत्री अमित शाह को कि 5 तारीख को कोलकाता आकर के दिखाइएगा। बैकफुट पर इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है इस वक्त, क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा शासन, सुशासन, जनता के साथ ईमानदारी से मेहनत से काम करना, जनता की भलाई के काम करना, और वहाँ पे जिस तरह से बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था थी, इस सब की वजह से हमारी पार्टी भारी बहुमत से वहाँ जीती। सीधे तौर पर कहा जाता है कि मुस्लिम भाजपा से दूर हो रहे हैं, ये वर्ग भाजपा से दूर हो रहा है, लेकिन बंगाल के चुनाव ने इस नैरेटिव को बिल्कुल खत्म कर दिया। मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी बीजेपी जीती है, क्या मुस्लिम भी मुख्य विकास की धारा में जुड़ रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और मुस्लिम भी जानता है कि बेहतरी, इस देश की बेहतरी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही है, मोदी योगी के नेतृत्व में है, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। सीधे तौर पर 2027 के लिए क्या मैसेज समझूं? अखिलेश यादव फिलहाल तो साइलेंट मूड पर हैं, क्या कहेंगे? 2027 में इस बार से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और हम अपना रिकॉर्ड 325 का जो पिछली बार का था वो इस बार तोड़ेंगे। हैट्रिक लगाने जा रहे हैं आप लोग सरकार? हर हालत में। तो डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, वन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत सामने आई है, जनता का विश्वास मोदी जी पर, योगी जी पर बना हुआ है और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी सरकार हैट्रिक लगाएगी और रिकॉर्ड मतों से जीते थे डॉक्टर अरुण सक्सेना और इस बार उनका दावा है कि और भी ज्यादा मतों से रिकॉर्ड कायम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। तो भाजपा में इस वक्त खुशी की लहर जरूर नजर आ रही है और ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आप देख रहे हैं, जहां पर जाल मुरी खाते नजर आ रहे हैं तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और नेता। जश्न का माहौल इस वक्त बीजेपी के खेमे में कहीं ना कहीं, और ये टीएमसी के खेमे से नाराजगी भरी तस्वीरें भी कुछ देर में आपको दिखाएंगे। जहां की तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा जब पश्चिम बंगाल चुनाव के समय पर, आपको बता दें प्रचार प्रसार के समय पर पीएम खुद पहुंच करके जाल मुरी खाते हैं, तो ये प्रचलन सीधा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला और आज जश्न के दिन भी जाल मुरी खाते नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गौरव मिश्रा नेता बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं और विकास यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ बनेंगे अब से कुछ देर में। एक एक करके चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। गौरव जी, सबसे पहले बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। गमछे से साफ जाहिर हो रहा है आप कितने खुश हैं आज। जी हाँ, ये खुशी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये खुशी देश के हर उस जनमानस की है जो भारत को एक देखना चाहता था, जो सांस्कृतिक रूप से इस राष्ट्र को खंडित नहीं होने देना चाहता था। जिस तरह से पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का एक षड्यंत्र बांग्लादेश में चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं वैचारिक समर्थन, सपोर्ट टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी का नेतृत्व दे रहा था, और जो उपेक्षा वहां की जनता लगातार पिछले दशकों से झेल रही थी। विकास के रेस में पश्चिम बंगाल जो कभी नेतृत्व करता था देश का, वो रसातल में चला गया और अपराध, दंगा तांडव, महिलाओं का जिस तरीके से वहां पर उपेक्षा हुआ, जिस तरह से बलात्कार की वो धरती बन गई,
चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो आरजीकर की घटना हो, कोई सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षा नहीं वहां किसी भी प्रकार की। मुझे लगता है कि यह खुशी हर उस देशवासी को है जो बंगाल से प्रेम करता है, भारत से प्रेम करता है, और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह जीत बहुत निर्णायक है, बहुत जरूरी थी। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर निश्चित रूप से वही स्थिति होती जो 47 में देश का 40% भूखंड कटा, और उसी तरह की योजना पर पश्चिम बंगाल का नेतृत्व कार्य कर रहा था। लेकिन जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना न सिर्फ बलिदान दिया, श्रम दिया, सब कुछ देने के बाद वहां की मातृशक्ति की जीत है। जिस तरह से साइलेंट तरीके से, शांति पूर्ण तरीके से लोगों ने अपना मतदान दिया, और मतों का जो प्रतिशत है, जिस तरह से एक तरह से एवरेस्ट जैसा पहाड़ खड़ा कर दिया मतों के प्रतिशत ने, उसी से जाहिर हो गया था कि ये पूरी तरह से टीएमसी के काले राज को खत्म करने का ये मतदान है। और वही आज निर्णय में भी, वही आज रुझानों में भी दिखाई दे रहा है। और जब रुझान समाप्त होंगे, सारी सीटों का फैसला आएगा, आप देखिएगा लैंडस्लाइड विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, देश के जनमानस की, और पश्चिम बंगाल भी अब देश की विकास के मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। केंद्र से चलने वाली योजनाएं वहां तक पहुंच सकेंगी, वहां पर भी पे कमीशन आगे बढ़ेगा। तमाम ऐसी सुविधाओं से जो पश्चिम बंगाल को वंचित करके रखा गया था, योजनाओं से वंचित करके रखा गया था, वो सारी चीजें वहां पहुंचेगी। और जो एक कैंसर पश्चिम बंगाल के अंदर पैदा किया गया था पिछले कई दशकों से, जो भारत के खिलाफ काम कर रहा था, जो ग्रीन कॉरिडोर था, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, डंके की चोट पर करेगी। इसलिए मुझे लगता है जो अब विकास के साथ रहेगा, जो देश के साथ रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, अन्यथा उसका हश्र वही होगा, कानून उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। चलिए ठीक है, विनय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज पर। विनय जी, पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों को लेकर आपकी। सर आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करें। चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है कुछ टेक्निकल खामी की वजह से। आपके पास आएंगे आशीष जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं। आशीष जी, रुझानों को लेकर के क्या है राय? केरल को लेकर के तो काफी खुश होंगे, बाकी राज्यों पर भी अपने प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, दोनों तो राज्य भाजपा ने जीते हैं, आसाम और बंगाल। तब हमने चुनाव के दौरान ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि निश्चित रूप से लोकतंत्र और जो चुनाव की निष्पक्षता है चुनाव आयोग की, वो पहले से दिखाई दे रही थी। तो बिल्कुल चुनाव एक तरफा था। ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस के या किसी भी दल के बीच में नहीं था। इसमें पूरा पूंजीवाद, पूरा भ्रष्टाचारी तंत्र और पूरा चुनाव आयोग का भी जिस तरीके से एक तरफा बीजेपी के प्रति रुझान रहा। अच्छा, तो केरल में भी फिर चुनाव आयोग की भूमिका होगी सर? बताइए कहाँ रही, मुझे बताइए केरल में कितनी वोट एसआईआर में काटी गई? मतलब जहां आप लोग जीते वहां पर ईवीएम और चुनाव आयोग सब ठीक, और जहां हारने लगे वहां ईवीएम चुनाव आयोग सब खराब। जब 3 चीजें बोली तो मैं उसमें एक चीज और बोल देता हूँ, गोदी पीडीएफ बोल देता हूँ, आप भी खुश हो जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ केरल में एसआईआर में कितना वोट कटा, पश्चिम बंगाल में कितना कटा, जरा बता देंगे? कमाल है आशीष जी, ये बौखलाहट हार की है क्या? ये बौखलाहट हार की है क्या, या प्रदर्शन नहीं दे पा रहे बेहतर उसकी बौखलाहट है? किसकी बौखलाहट है आशीष जी? बौखलाहट तो सरकार की है, आपकी है, क्योंकि आप सरकार के पक्ष में जिस प्रकार आप आज सुनना चाहते हैं, आप उस सवाल को नहीं सुनना चाहते जो हम लोग उठा रहे हैं। एसआईआर में आपने 28 लाख वोट डाल दी, 7.5 लाख वोट दोनों चरणों में अलग अलग तरीके से जोड़ दी गई। इस पूरे 2500 कंपनियां आप सीआईएसएफ की लगा के गुंडागर्दी करके चुनाव आयोग की एक तरफा सहयोग लेकर आप चुनाव जीत रहे हैं। तो इस चुनाव की जीत नहीं है, तो लोकतंत्र की हार हुई है। आप इस पर खुश हो सकते हैं क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में है या सत्ताधारी पार्टी है। पूंजीवाद का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, तो ये सब चीज एक देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। आज बीजेपी जीती, हम बीजेपी को बधाई दे रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से दोगलेपन की जो सीमा दिखाई दे रही है, कभी दिखाई दे रही है। अरे विनय जी ठीक है, चलिए आएंगे आशीष जी, आएंगे। विनय जी, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। निष्पक्ष चुनाव कराना बेहद आवश्यक था। साथ में मैं ये भी कहूंगा, बंगाल राज्य में मुख्यमंत्री का जो कार्यशैली है, एक तरफ तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अंत का। दूसरा, हेमंत बिस्व
शर्मा ने पड़ोस के राज्य में जिस तरीके से निडरता पूर्वक कार्य किया, बंगाल के चुनाव में बंगाल के लोगों के लिए बहुत बड़े साहस का भी कारण बना। तो तृणमूल कांग्रेस स्वयं के क्रियाकलापों से जनता के विश्वास को खोने की वजह से आज बंगाल में इस दुर्दशा को पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक भाई साहब कह रहे थे कि 2500 कंपनियां लगा दी, हाँ 25,000 कंपनियां लगा करके भी यदि निष्पक्ष चुनाव की गारंटी को सुनिश्चित करना हो तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। हमने आज नहीं वर्षों से देखा है, धांधलियों का स्वरूप देखा है। टेप लगा दिया गया है ईवीएम मशीन में बीजेपी के टिप बटन के सामने। ऐसे बहुत सारे वाकये हैं जिसको देखने के बाद लगता है कि कंपनियों की संख्या थोड़ी और बढ़ाने की जरूरत थी। Nobody able to do any mischievous activity, everyone have to be give proper well security। बिल्कुल आएंगे विनय जी, आएंगे आपके पास। एक तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दे, आते हैं सर आपके पास, आएंगे इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे एक बार फिर से। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है। तो मनोज तिवारी के घर पर देखिए तस्वीरें नजर आ रही है जहां पर केक काट कर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जीत का जश्न कहीं ना कहीं मनाते नजर आ रहे हैं, जहां पर देखिए बीजेपी की जीत के जश्न की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की सामने आ रही है। विनय जी बिल्कुल जश्न का माहौल। आज एक व्यक्ति ने, बंगाल के व्यक्ति ने कहा चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही थी, जनता और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चुनाव था। तो आप इस शब्द का माने समझ सकती हैं कि बीजेपी तो सिर्फ एक पार्टी थी, असली चुनाव बंगाल की जनता और टीएमसी पार्टी की गुंडागर्दी, अनैतिक असभ्य कार्यशैली के बीच चल पड़ा था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत संभव हुई। और इस बार विनय जी इस बार ममता बनर्जी के तेवर काफी ज्यादा अलग भी नजर आ रहे थे। बाकी पिछले चुनावों को देखिए और इस बार देखिए, बहुत ज्यादा मजबूती से नहीं, बहुत उलझती हुई, बहुत सारे विषयों पर एक साथ बोलती हुई नजर आती थी। वो स्पष्टता बहुत कम नजर आ रही थी, क्योंकि पिछली बार ही ये ममता बनर्जी को जो हार का सामना करना पड़ा था वो उनकी छटपटाहट का पूरा स्पष्ट कारण बता रहा था। इस बार जनता का बिल्कुल समर्थन नहीं था, जनता जोश में थी और जो सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया, हर व्यक्ति को निष्पक्ष होकर के वोट देने का, वोट तो बीजेपी के पार्टियां नहीं दे रही थी, सुरक्षा एजेंसियां नहीं दे रही थी, जनता दे रही थी। जनता के वोटों का ही परिणाम है कि आज बंगाल में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। साथ में परिवर्तन से किसको डरना चाहिए? परिवर्तन कहाँ नहीं हुआ, परिवर्तन किस राज्य में हुआ? ममता बनर्जी जैसे न जाने कितने ही नेता हर राज्य में साल उभरते हैं 5 साल में, सबका अंत ये जनता बड़ी स्पष्टता से करती है। जब जब नेता जनता को बेवकूफ समझने की कोशिश करता है, तब यही देश की जनता मिट्टी में मिला करके उस जनता को उसी की भाषा में सबक सिखाने का हमेशा प्रयास करती रही और सफल भी रही। उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ? बिहार में ऐसा नहीं हुआ? तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ? आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ? कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ? केरला में ऐसा नहीं हुआ? असम में नहीं हुआ? किस राज्य में जनता ने ऐसे नेताओं को धूल में मिट्टी में नहीं मिलाया जिन्होंने खुद को चतुर और जनता को बेवकूफ समझने की कोशिश की? और जहां जहां न्याय का, एक बेटी के सम्मान में यदि आपकी पूरी बंगाल की चीफ मिनिस्टर नहीं खड़ी हो सकती, एक नादान से बेटे के सड़क चलते पर मौत ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण जरूर माना जा सकता है विनय जी। बिल्कुल, जब सुरक्षा पहली दायित्व थी, सुरक्षा आप अगर बच्चों की सुनिश्चित करते, वो बंगाली मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, कोई XYZ हो, क्रिमिनल हो, क्रिमिनल से सुरक्षा का ही आज डंका उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का बज रहा है पूरे देश में। क्रिमिनल से सुरक्षा अपने नागरिकों को ना दे पाने की वजह से आज ममता बनर्जी की ये हालत हुई। गौरव जी पश्चिम बंगाल, असम हमने देख रहे हैं, हम तस्वीरें साफ हैं, जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। केरल तमिलनाडु में जरा पीछे रहे हैं, जरा तमिलनाडु पे, क्योंकि तमिलनाडु में कहीं ना कहीं एनडीए से प्रभावित तो कोई सरकार नहीं है, टीवी के पड़े हैं एनडीए से। जी हाँ, लेकिन तमिलनाडु में पैराडाइम शिफ्ट आया है। स्टालिन बंधु जो हैं पिता पुत्र, उनकी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, एनडीए अच्छा कर रही है। और निश्चित रूप से जब बदलाव आता है, तमिलनाडु का जो ट्रेंड रहा है किसी न किसी
इस तरह के युवा हीरो को वो लोग प्रमोट करते हैं और उनके पक्ष में पूरा जनमानस गया है। तो मुझे लगता है तमिलनाडु भी है, जिस तरह से हिंदू संस्कृति को, सनातन के संहार का एक बेड़ा उठा रखा था स्टालिन ने, वो उसको भी एक कड़ा संदेश दे दिया है वहां की जनता ने। और मुझे लगता है कि अब जो सरकार वहां बनेगी इन सब विषयों पर ध्यान देगी और तमिलनाडु को मुख्य धारा से जोड़ करके रखेगी, तो वहां पर भी हम सकारात्मक परिणाम इसको मानते हैं। केरल में भी हम अच्छा कर रहे हैं, वहां भी वोट शेयर हमारा बढ़ रहा है। और असम, जैसा कहा भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले, निश्चित रूप से असम ने एक एग्जाम्पल सेट किया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने, जहां पर 40% से अधिक वोट इस्लामिक हो गया था और वहां की जनता एकजुट जब हुई और जिस तरह से असम का उत्थान हुआ है, विकास हुआ है, वो एक नजीर बन करके पूरे देश के सामने खड़ा है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई हो सकता है तो पश्चिम बंगाल हो सकता है। उसी का अनुसरण वहां की जनता ने। ठीक है गौरव जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ मोहसिन रजा जी भी बने हुए, बीजेपी के पूर्व मंत्री। मोहसिन जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज पर। बहुत बधाई हो, जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं आप लोग, जश्न का माहौल है सर। नहीं, बिल्कुल भी सभी देशवासियों को, खास करके अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की जनता और असम की जनता का, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपना पूर्ण विश्वास जताते हुए और बड़ी बहुमत दी है दोनों जगह। लगातार हम तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं असम में, और पहली बार वेस्ट बंगाल में ऐतिहासिक जीत के लिए वहां के एक एक मतदाता और अपने कार्यकर्ताओं का भी हम आभार करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे कि उनकी मेहनत और उनकी लगन से और जिस तरह से परिवर्तन किया है वेस्ट बंगाल की जनता ने, और आदरणीय मोदी जी की सरकार और उनकी नीतियों पर विश्वास जताया है। क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं सब माताओं बहनों में और आम लोगों में इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा असर है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, आदरणीय मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। और एक चीज विशेष तौर पर कोई नहीं चाहता है भ्रष्टाचार, कोई नहीं चाहता है अत्याचार, सब चाहते हैं एक अच्छी सरकार। तो ये अच्छी सरकार का परिणाम है आदरणीय मोदी सरकार का, जो आज पूरे देश की जनता देख रही है। क्योंकि 90% विपक्षी दलों ने ये माना था कि हम वहां सरकार में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार पिछले 10 वर्षों से लोगों के बीच में जा रही थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से वहां बलिदान दिया, अपनी शहादत दी, वो भी कहीं किसी से छुपी नहीं थी। तो इससे ये साफ था कि गुंडाराज, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब कुछ हो रहा था ममता सरकार में। इसलिए वहां की सरकार को वहीं की जनता ने उखाड़ फेंका और आदरणीय मोदी जी पर पूरा विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। तो ये उसका परिणाम है। अब धीरे धीरे हम साउथ में भी जाएंगे। जो साउथ के परिणाम हैं वो भी आप ये मानकर चलिए कि ऐसा नहीं है, कभी यहां पर भी हम 2 सीट पर थे। अगर आज हम तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर भी हम 2-3 सीट पर हुआ करते थे वेस्ट बंगाल में। आज हम प्रचंड बहुमत लेकर आए हैं। तो ये अपने आप में है कि लोगों के अंदर धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जा रहा है आदरणीय मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम के रुझान तो साफ देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण को लेकर के जरा भाजपा अभी पीछे जरूर नजर आ रही है और आप कहते दिख रहे हैं कि आगे जरूर इस पर काम किया जाएगा। तो कहां कमी लग रही है सर दक्षिण में? तमिलनाडु, केरल में कहां कमी रह गई? कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दल आप जानती हैं कि छोटे छोटे काफी दल होते हैं। तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी जब वहां जाती है तो उसकी अपनी विचारधारा होती है, क्षेत्रीय दलों की अपनी विचारधारा होती है। तो जब एक राष्ट्रीय विचारधारा और देश की विचारधारा उन तक हम पहुंचाते हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि नहीं, हमें इनके साथ सरकार में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, डबल इंजन की सरकार होती है, तो जाहिर सी बात है वहां पर बहुत तेजी से विकास होता है, डेवलपमेंट्स होते हैं और जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर अंकुश लगता है। तो इस तरह का परिणाम जो तो मोहसिन जी, अगर तमिलनाडु में 2 साल पहले की आई हुई रजिस्टर, ऑफिशियली राजनीतिक तौर पर रजिस्टर हुई टीवी के इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, तो जरा उनको लेकर के अपनी राय दीजिएगा। मैंने कहा ना कि वहां की जनता अभी क्षेत्रीय राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है। वहां राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की पार्टियां बहुत कम आपने देखा होगा। अगर और भी पार्टियां हैं तो मिलजुल कर सरकार बनाती रही हैं और वो सरकार का पार्ट होती रही हैं। लेकिन आने वाले समय में एक देश एक चुनाव भी होगा और आने वाले समय में वहां की जनता भी जागरूक हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है कि वो उनसे परेशान थे, इनको ले आए, इनसे परेशान थे, उनको ले आए। लेकिन अगर देश की सरकार और देश की विचारधारा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में आने वाले समय में, जैसे वेस्ट बंगाल की जनता ने मैंडेट दिया
ऐसे ही वहां की जनता भी देगी। चलिए यही उम्मीद जनता जरूर करती नजर आ रही होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा के लिए बड़ी जीत है। एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपका बहुत शुक्रिया HNN को कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, जहां देखिए लगातार 5 राज्यों में रुझाने पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं साफ होते नजर भी आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, जहां बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में 196 सीटों पर बीजेपी आगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जश्न का माहौल नजर आ रहा। ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाते नजर आ रहे भाजपा कार्यकर्ता। अब कोलकाता में बीजेपी पार्टी में जश्न का माहौल है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इसी बीच रुझानों में 3 राज्यों में भाजपा की सुनामी जरूर नजर आ रही है। बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी को बहुमत। तो ये बड़ी अपडेट, तमिलनाडु में टीवी के रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बनकर उभरी है। तमिलनाडु में टीवी के 110, एनडीए 64 सीटों पर है। केरल में रुझानों में यूडीएफ 102 सीटों पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रुझानों में 3 राज्यों में भाजपा की सुनामी। बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा बहुमत के साथ आगे। तमिलनाडु में 2 साल पहले बनी टीवी के रुझानों में सबसे आगे और सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। जश्न का माहौल जरूर इस वक्त नजर आ रहा है तमाम जगहों पर। 5 राज्यों में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, इस पर सबकी निगाहें लंबे समय से टिकी हुई थी। 4 मई की वो तारीख जब भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल के इतिहास के पन्नों पर ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दर्ज हो रही है। और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव मिश्रा, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं। आशीष सैनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। विनय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। गौरव जी, चलिए आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जीत का जश्न इस वक्त भाजपा के खेमे में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। जो सोचा था उससे परे ये रिजल्ट आपको लग रहा था, या भाजपा पहले से ही पूरी तरह से तैयार थी इस रिजल्ट के लिए? गौरव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, गौरव जी आपके पास आएंगे। लगता है अभी जश्न में काफी ज्यादा खोए हुए नजर आ रहे हैं। आशीष जी, रुझानों को लेकर के आपकी क्या राय? जो रुझानों को लेकर मेरी यही राय है कि लगभग जो दिन आ रहे हैं यही परिणाम के रूप में बदल जाएंगे। बहुत ज्यादा अंतर इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि कोई संभावना है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों राज्य जीते हैं और अच्छी बात है, उनको सुनने के बाद जीता है। लेकिन हमारी यही राय है कि जो के साथ में चुनाव के दौरान की और चुनाव के बाद इस समय जिस तरह से ये मैं तो फिर भी नहीं कहूँगा कि ये एक तरफा चुनाव था। एक तरफा चुनाव में पूरा पूंजीवाद तंत्र, सरकारी तंत्र और भ्रष्ट पूरा एक साथ खड़ा होकर जब चुनाव जीता था। अब अगर हम आज के समय में माने कि भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है, इसीलिए भाजपा ही बेहतर है, उत्तर हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। तो ये निश्चित रूप से गलत है। भाजपा ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विदेशों में जिस तरीके से हमें उठाने का काम किया, वो तमाम चीजें अगर पूंजीवाद के दम पर ही सरकार बना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ ठीक हो गया। वो सब कुछ आज भी इनके सामने वही सवाल है। बंगाल जीत गए ना, तो ये बता दीजिए ना कि जो गैस पर आपने सीधा 1000 रुपए से भी अधिक आपने पिछले 1 महीने में कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा दिया है। वो किस लिए बढ़ाया है? अगर बीजेपी की अच्छी है तो जनता इतना बहुमत दे रही है, तो ये देश को एक मतलब शिक्षा की तरफ ले जाने के बजाय, मुफ्त चिकित्सा की तरफ ले जाने के बजाय एक भ्रष्टाचार के तंत्र बनाने की आशीष जी, एक चुनाव की तारीख निकलती है, उसके बाद चुनाव प्रचार करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जमीनी स्तर पर उतरते हैं, अपने दावे, अपने मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाते हैं और उसके बाद जनता पर छोड़ देते हैं कि जनता क्या चूज करती है। तो ये जनादेश जनता ने सुनाया है, तो जरा जनादेश को ध्यान में रखते हुए अपनी एक बार राय दीजिएगा, उसके बाद आते हैं बाकी मेहमानों के पास भी। बिल्कुल, इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता या कोई भी मतलब दूसरी राय नहीं रखता कि आसाम और बंगाल की जो
परिणाम है, जनता का परिणाम नहीं। ये अच्छा, भ्रष्ट और तंत्र केरल का परिणाम जनता का परिणाम है। मैंने आपसे फिर एक सवाल पूछा था, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। केरल में एफआईआर में कितना वोट काटा गया और बंगाल में कितना काटा गया, बता दीजिएगा। क्या वहाँ पे लोगों को मृत्यु नहीं हो रही है? क्या वहाँ पे लोग माइग्रेट नहीं हो विनय रहे जी, हैं? कसक रही जा रही है इस वक्त कांग्रेस में, कसक कोई ना कोई पॉइंट को लेकर के रही जा रही है। मतलब एक ही समय, एक ही तस्वीर, दो अलग अलग पहलू, एक जगह जीत दूसरी जगह हार, लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं से घुमा के आप ले ही आ जा रहे हैं। एक बार भी जीत पर बात नहीं कर रहे हैं आप, एक बार भी बात नहीं कर पा रहे हैं विनय जी। एक सवाल पूछते ही तो आपका चेहरा एकदम से खिल जाता है। कोई एक राज्य नहीं है भाई साहब, देश की जनता ने लगभग देश के हर राज्य का यही हाल किया है, और जनता को बेवकूफ समझ करके राजनीति करने वालों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। चाहे कितना बड़ा ही अपने को चतुर समझ ले, कितना पावरफुल हो, कितने सालों से सत्ता आपकी हो, जहां जहां जनता को नेता ने बेवकूफ समझने की कोशिश की, खुद की बेईमानी, खुद की गलत नीतियों को सही थोप करके केवल मैं सही का नारा दिया, मिट्टी में इस देश की जनता ने मिलाया। आपको मायावती उत्तर प्रदेश में याद होंगी, उनको मिट्टी में मिला करके ये जनता मुलायम तक को लेकर आई, मुलायम को मिट्टी में मिलाया, अखिलेश को मिट्टी में मिलाया, बीजेपी को लेके आई। और यही नहीं, बिहार में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, आप तमिलनाडु का हिस्ट्री देख लीजिए, तेलंगाना की हिस्ट्री देख लीजिए, आप ठीक, महाराष्ट्र को देख लीजिए। चलिए ठीक है, कमलेश जी भी हमारे साथ बनिए, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। ठीक है, आएंगे कमलेश जी भी हमारे साथ बनिए। कमलेश जी जरा अपना रिएक्शन दीजिएगा इन रुझानों को लेकर। ठीक है विनय जी, आते हैं। अरे बोलने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए, काफी देर से उनके पास गए नहीं है, काफी देर से। धैर्य रखिए विनय जी। आशीष जी आएंगे आपके पास, आएंगे। कमलेश जी बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए देश को सशक्त व्यक्ति और सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र बनाने में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपना योगदान दिया है, और जिस तरीके से हम पूरे भारत पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उन सपनों को पूरा कर रही है जो जनता चाहती थी। जो जनता ये चाहती थी कि हमारा प्रदेश में क्या होना चाहिए, वो हम करने का काम कर रहे हैं और 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण रहा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो वहां की जनता ने उस वक्त ठान लिया कि इस बार ममता दीदी का गुंडा राज हमें किसी भी तरीके से खत्म करना है। तो और इसका परिणाम आपने देखा कि जिस दिन चुनाव था उस दिन वहां पर चुनाव में महिलाओं को जब बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो महिलाओं ने बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर गुहार लगाई कि हमारे घर के दरवाजों पे जो ताले लटकाए हैं टीएमसी के गुंडों ने, उनको तोड़ने का काम करें और हमें बाहर निकाले, हमें वोट देना है और अपनी मर्जी से देना है। और पहली बार वहां पश्चिम बंगाल में हुआ कि बहुत शांतपूर्वक चुनाव हुआ और लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया। और दिल खोलकर जब वोट दिया तो उसमें भी कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशानी हुई जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई हमारी मर्जी से चुनाव होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंसियों ने अपनी जो ताकत थी वो दिखाने का काम किया और पारदर्शिता से वहां पर चुनाव करवाने का काम किया। और अब बंगाल की जनता बेहद खुश नजर आ रही है, ये आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और सुबह से महिलाएं बार बार कह रही हैं कि अब हमारे प्रदेश में, अब पश्चिम बंगाल में हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो मातृशक्ति है या जो महिलाओं के अधिकार है वो मिलेंगे। क्योंकि महिलाओं का जिस तरीके से वहां प्रताड़ना होती थी, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, एक महिला होकर के, एक महिला मुख्यमंत्री होकर महिलाओं की पीड़ा नहीं समझ पाती थी, कहीं ना कहीं ये बदलाव जनता ने दिया, हमारी मातृशक्ति ने दिया, हमारे युवा साथियों ने दिया। और उन्होंने ठान लिया कि यहाँ पर एक बार फिर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में चल रही है, उसी के निमित्त हम पश्चिम बंगाल में बदलाव लाएंगे। और ये बदलाव जनता ने दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष ठीकरा फोड़ने का काम कर रहा है। कभी कह रहा है एसआईआर को लेकर के रोना रो रहे हैं। देखिए आप ये रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। हमें लगता है कि विपक्ष को अपने अंदर मंथन करना चाहिए और अपने नेतृत्व के ऊपर भी मंथन करना चाहिए, क्योंकि ये मंथन आवश्यक है।
अब ये मंथन आवश्यक है। स्क्रीन पे लेके आइए इन्हें। है कि वो राज्यों में अपनी छाप नहीं छोड़ पाता। अब आप मुझे बताइए, अभी सैनी जी कह रहे थे, अब इनसे कोई अगर ये पूछे कि राहुल गांधी जी कितनी बार गए होंगे पश्चिम बंगाल, प्रियंका गांधी कितनी बार गई होगी वहां पर प्रचार प्रसार करने, तो अपनी कमियों का ठीकरा भी अगर ये हम पर फोड़ेंगे या ये एजेंसियों के ऊपर फोड़ेंगे तो ये गलत बात है। अब स्वीकार करना चाहिए कि देश की जनता विकसित भारत का जो हमारा सपना है 2047 का, उसको पूरा करने के लिए गिलहरी की तरह अपना योगदान दे रही है वोट के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है। ठीक है कमलेश जी, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं कमलेश जी इस जीत के लिए। आएंगे आपके पास। डॉक्टर अविनाश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अविनाश जी, क्योंकि कल भी हम इस विषय पर बात कर रहे थे और आप अनुमान पूरी तरह से लगा रहे थे, आप भी काफी ज्यादा श्योर थे कि जीत भाजपा की होगी पश्चिम बंगाल में। आंकड़े बल से आप कहते नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं रुझान यही कह रहे हैं, जश्न का माहौल भाजपा में। म्यूट है शायद से सर। जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, कहिए। हाँ जी, निश्चित तौर पर कल आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने भी ये बताने का प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी 195 सीटें लेकर के आएगी और आज वो जो आंकड़ों में दिख भी रहा है साफ साफ, अभी थोड़ा सा 1-2 राउंड और बाकी है। निश्चित तौर पर 192 तक भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और अभी 21 मई का भी एक इलेक्शन होना बाकी है और भी अभी पिक्चर और साफ होगी थोड़ी देर में। तो निश्चित तौर पर बंगाल की जनता ने जो त्रस्त थी वामपंथ से, जो त्रस्त थी टीएमसी से, जो त्रस्त थी कांग्रेस से, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया बंगाल की जनता ने, बंगाल के मतदाताओं ने। और मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बंगाल का विकास जो रुका हुआ था पिछले आजादी के 75 साल में, अब बंगाल में सबसे पहला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बहुत बड़ा रखा था कि जो 500 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है उस पर फेंसिंग का काम, तारबंदी का काम, अवैध रूप से रह रहे जो अभी भी कुछ लोग आना जाना जो भी कुछ है उस पर पूर्णतः 45 दिन के अंदर अंदर पाबंदी लगाएंगे। और कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए जो ममता बनर्जी का एक बयान आया था, वो बयान ये था कि महिलाएं अनावश्यक रूप से रात 5-6 बजे 7 बजे 8 बजे के बाद घर से ना निकला करे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी है, आप उस आधी आबादी को ये करना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर और भी चर्चा करेंगे सर, इस पर और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आएंगे आप लोगों के पास। हमारे सहयोगी बीजेपी ऑफिस से लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत मोहन। क्या कुछ तस्वीरें हैं पुनीत इस वक्त? देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बात करूं तो सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन के कहूं कि दिखाने का प्रयास करें कि यहां पर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, पटाखे दे रहे हैं। असंभव को संभव किया गया है पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके की जीत हुई है, जिसे बिल्कुल, देखिए लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे थे जहां जश्न का माहौल नजर आ रहा है। इस वक्त भाजपा के खेमे में जश्न की ये तस्वीरें जरूर नजर आ रही है। कमलेश जी, जश्न का माहौल लखनऊ से भी नजर आ रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी थी। पुनीत, ये आप जरा तस्वीरों के जरिए बताएगा, ये तस्वीरों में जो लेकर के खड़े हैं क्या है ये, जरा उनसे पूछिए क्या जश्न में क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं? ये बाबा का बुलडोजर है, इस पे लिखा है विजय बंगाल। कहां से आए भैया? मेरा नाम विजय पांडे, मैं लखनऊ का ही नहीं हूँ। बिल्कुल, तो देखिए बाबा का बुलडोजर, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में तस्वीरें नजर आई है। जरा इस पर विस्तार से तस्वीरें दिखाइए पुनीत। मुख्यमंत्री जी ने कई जगह प्रचार किया था, कई सीटों पर प्रचार किया था, ज्यादातर सीटें बीजेपी जीती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां रैलियां की, जहां जहां प्रचार की, वो सारे कैंडिडेट हमारे जीते हैं। और आज मैं बताना चाहूँगा 4 मई है, आज के बाद से जो टीएमसी के गुंडे माफिया हैं या तो बंगाल छोड़ देंगे या तो पंच बनाने के काम पे लग जाएंगे। बाबा का बुलडोजर चल गया पश्चिम बंगाल पूरा। आने वाले 5 साल में इस बुलडोजर की मदद से आप देखिएगा एक अलग बंगाल देखने को मिलेगा। अब कानून व्यवस्था वहाँ की भी सुधर जाएगी। बिल्कुल, बहुत एक नंबर की कानून व्यवस्था रहेगी। और मैं अखिलेश जी को बताना चाहूँगा 27 में फिर बुलडोजर, 27 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी मुख्यमंत्री जी के
तो देखिए, पश्चिम बंगाल की जीत से कार्यकर्ता कितने आश्वस्त हैं, बाबा का बुलडोजर लेकर के खड़े हैं और साफ तौर पे कहना है कि 2027 के लिए एक मैसेज है, एक ऐसा मैसेज है जो बिल्कुल क्लियर है कि 2027 में हैट्रिक लगाने जा रही है सरकार। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का यहाँ पर उत्साह है, आप देखिए कि तमाम कार्यकर्ता एकत्र हैं। धीरे धीरे यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि 3 बजे यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होनी है मुख्यमंत्री आवास पर। उससे पहले ये जश्न का माहौल है और ये जश्न का जो माहौल है ये चलता रहेगा, क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है। कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी की जीत है, हाथ में पार्टी का झंडा है। और सीधे तौर पर आप देखिए कि जो कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल जीत लिया आप लोगों ने, असंभव को संभव कर। जी बिल्कुल, असंभव को संभव कर दिया। और मुझे अखिलेश यादव को राय देनी है कि अब वो चुनाव न लड़ें, अपना पैसा बचाएं, बेकार में चुनाव मत लड़ें, क्योंकि यहाँ पर 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। दोबारा सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के लिए मैसेज क्लियर हो? हाँ बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि उनके जो पीडी है वो चलने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति अब देश पसंद नहीं कर रहा है। जो सनातन पर प्रहार करेगा वो देश में से उसकी गद्दी छीन जाएगी। आप देखिए कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साह भी बनता है क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल एक बड़ी चुनौती थी, भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करी। यहाँ जश्न हो रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पटाखे दग रहे हैं। सीधे तौर पर जो यहाँ लोग एकत्र हुए हैं, कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। जय जयकार नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए, बड़ी बात है कि बीजेपी जिस तरीके से काम करती, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उस पर पूरा वो फोकस करते हैं, कार्य करते हैं, धरातल पर कार्य होता है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जब जीत होती है तो काफ़ी उत्साहित होते हैं। ये जीत पश्चिम बंगाल की जरूर है, लेकिन 2027 के लिए, यूपी के लिए एक बड़ा मैसेज है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आज आप देखिए कि पश्चिम बंगाल जो एक बड़ी चुनौती थी, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर रणनीति से यहाँ से गए हुए सुनील बंसल, तमाम ऐसे बड़े नेता जिन्होंने संगठन के दायित्व को बखूबी निभाया, लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी और जीत हासिल करी। 2027 में अगर बेहतर रणनीति रही तो जाहिर तौर पर एक बार हैट्रिक लग सकती है, यूपी में भी इतिहास बन सकता है। और ये जो जीत है, ये कार्यकर्ताओं में जो ये जीत कोई आम जीत नहीं है। पश्चिम बंगाल की जीत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास खुद में ही है। विनय जी, जरा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि जीत पश्चिम बंगाल में हुई है और जिस तरीके से तमाम तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश से भी नजर आ रही है और 2027 में जीत का दावा भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जीत कैसे निर्णायक साबित हो सकती है आगामी दिनों में? देखिए, पश्चिम बंगाल एक अराजकता का पूरा उदाहरण बन गया था, जिसे जीतना ही नहीं, जिसे सुधारने का जिम्मा भी हर भारतीय का बन गया था। जिस तरीके से जिस तरीके से पूरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की, मुख्यमंत्री स्वयं अराजकता का समर्थन करने लगी थी, अराजकता के साथ चलने लगी थी, वो निश्चित तौर पर हर बंगाल के व्यक्ति के लिए संकट का कारण बन गई थी। इसलिए बंगाल तो जीतना ही था और हर उस व्यक्ति को जीतना था जिसे देश को बेहतर राष्ट्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेके चलता हो। हर व्यक्ति को जीतना था और वो जीत बंगाल की जनता ने जीती और बंगाल की जनता ने यह सुनिश्चित किया उसे भी दुनिया के सबसे ताकतवर राज्य के रूप में विकसित होना है। और उत्तर प्रदेश को तो हमें दुनिया के 100 देशों के बराबर ताकत पैदा करनी है, क्योंकि दुनिया के, मैं समझता हूं, 100 ऐसे देश होंगे जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश जितना ही होगी। ऐसे में हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के शक्ति को, उत्तर प्रदेश के विकास को, उत्तर प्रदेश के बल को इतना विकसित करें कि दुनिया के 100 देश मिलकर के भी उत्तर प्रदेश का सामना ना कर सके। ऐसे उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए योगी आदित्यनाथ की हमको जरूरत है और हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है डॉक्टर अविनाश, जरा तमिलनाडु और केरल पर का जिक्र करिएगा। जी सीमा जी, निश्चित तौर पर तमिलनाडु और केरल में तो कल भी मैंने आपको बताया था आप के चैनल में कि निश्चित तौर पर कांग्रेस को खुश हो जाना चाहिए कि केरल आपके खाते में जाएगा। बिल्कुल, आपने सीधे कांग्रेस प्रवक्ता को बधाई भी दी थी, याद है मुझे। जी निश्चित तौर पर। और जिस प्रकार से हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, बंगाल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पूरी मेहनत की है। बिल्कुल 10 साल में भारतीय जनता पार्टी उभर करके सामने आई है।
तो भारतीय जनता पार्टी का जैसे पिछले बार से ज्यादा वोट प्रतिशत भी तमिलनाडु में बढ़ा है, दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ समय पश्चात इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी कि तमिलनाडु में और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का राज हो। और ये इसके लिए पूछना चाहता हूँ, पड़ेगी। पांडिचेरी में आप तमिलनाडु के बीचों बीच घुस करके जीत जाते हैं और तमिलनाडु में नहीं जीत पाते हैं, केरला में नहीं जीत पाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैं बताता हूं आपको फैक्ट्स, आपको नहीं पता होगा। तमिलनाडु के 42,000 मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कर्नाटक में आई, लेकिन एक भी मंदिर को मुक्त नहीं किया आपने, बल्कि और ज्यादा कब्जा और ज्यादा टॉर्चर आपकी सरकार में स्वयं होने लगा। इसलिए जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स है वही आपके लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है और कुछ नहीं है। तमिलनाडु को जीतना, तमिलनाडु में 44,000 मंदिर, लगभग 13,000 ग्राम पंचायतों में, हर ग्राम पंचायत में 3 बड़े मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली अब तक? क्यों भारतीय जनता पार्टी का नेता हिंदुत्व का राजनीति करता है लेकिन मंदिरों की मुक्ति के बारे में बात नहीं करता है? क्यों कर्नाटक में आपकी सरकार आती है और आप मुक्ति का नाम तक नहीं लेते? क्यों तेलंगाना में आप मंदिरों पर मुक्ति की बात नहीं करते हैं? आंध्र प्रदेश में नहीं करते हैं? उड़ीसा में आपकी सरकार है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बोला कि मैं मंदिरों को मुक्त करूंगा। ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स छोड़िए, सीधी पॉलिटिक्स करिए तो तमिलनाडु में भी सरकार बनेगी, केरला में भी बनेगी। सरकारी नियंत्रण में है सर, वो सब सरकारी नियंत्रण में भी बड़े मंदिर हैं, जितने भी बड़े मंदिर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां चल रही है वहां भी सरकारी नियंत्रण में है। क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में क्यों है? मध्य प्रदेश में कितने दिन से आपकी सरकार है? क्यों कंट्रोल लेकर के बैठे हुए? क्यों मुक्त नहीं करते? क्यों पॉलिटिक्स अपनाते हैं? ठीक है, करेंगे इस पर चर्चा, करेंगे सर, करेंगे इस पर भी चर्चा, हम जरूर करेंगे। लेकिन अभी कुछ प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, जरा सुना देते हैं ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपको, जिनमें चुनाव आयोग ने ट्रेंड्स अपलोड नहीं किए हैं। तो ये हम समझते हैं कि चुनाव आयोग की चालाकी है और षड्यंत्र है, बीजेपी के लिए माहौल बनाने की चालाकी है, षड्यंत्र है। क्योंकि ऐसे अभी भी 70 से 100 सीट हैं जहां ट्रेंड्स जो हैं वो अपलोड नहीं किए गए हैं। जैसे आपको मालूम है काउंटिंग राउंड्स में होते हैं, तो एक राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, राउंड्स कैन गो अप टू 20, कैन गो अप टू 18-20। तो पहले 2 राउंड्स का अपलोड किए हैं कुछ कुछ सीटों में और वही ट्रेंड दिखा रहे हैं। बाकी जो 3, 4, 5, 6, 7 राउंड है वो तो अपलोड ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये रिजल्ट कहाँ है? ये तो गिने चुने ट्रेंड यहाँ वहां से निकाल रहे हैं बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि सारे जो 293 सीट्स हैं इनके ट्रेंड्स अपलोड कीजिए। ये गिने चुने ट्रेंड्स, यहां से ट्रेंड निकाल दिया, वहां से ट्रेंड निकाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। सारे 293 सीट्स के ट्रेंड्स देखिए, जिस तरीके से मतगणना के रुझान आ रहे हैं तो उससे सिर्फ यही लगता है कि 5 राज्य में हम अपने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व, अमित शाह जी के जो डिलीवरी मैकेनिज्म, इलेक्शन मैनेजमेंट है और जो ग्राउंड लेवल पे लीडर्स हैं उनकी मेहनत के कारण संभव हो पाया। और पश्चिम बंगाल में आप देखिए, जो 60 वर्षों की काली रात थी, पहले 25 वर्ष कांग्रेस के, 20 वर्ष सीपीएम के, उसके बाद 15 वर्ष ममता बनर्जी के, उस काली लंबी रात का अंत हो रहा है और सवेरा आने वाला है साहब। और ये भगवा भरा सवेरा होगा और विकास की गंगा बहेगी, तुष्टीकरण का अंत होगा। पश्चिम बंगाल में कहा जाता था कि ममता बनर्जी के किले को कोई भेद नहीं सकता साहब, लेकिन प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व, अमित शाह जी का इलेक्शन मैनेजमेंट और स्थानीय नेताओं की जीतोड़ मेहनत ने असंभव को संभव कर। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आप HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।